नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। और अटल संदेश में आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कार्यक्रम है गौरव गाथा। गौरव गाथा में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपकी और उनके जीवन के वो अनछुए पहलू से रूबरू कराएंगे आपको, जिसे जानना आप भी पसंद करेंगे। हमारे साथ आज कोयलांचल नगरी के वो शख्स हैं साथ में, जिनसे हम आपकी सीधी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कोयलांचल नगरी का नाम देश ही नहीं प्रदेश में, संभाग में बढ़ाया है और आज लाखों युवा इनके फॉलोअर्स। भारतीय न्याय सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे न्यायाधीश हिदायतुल्लाह खान जी से आपकी आज हम मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिदायतुल्लाह खान जी, और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अटल संदेश की पूरी टीम की तरफ से। और आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल होंगे हमारे, जो इस क्षेत्र की जनता भी आपसे जानना चाहती है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जैसे लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है इस समूचे क्षेत्र में और लोग आपको फॉलो करते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि आपने एक छोटे से कोयलांचल, जो हमारा इलाका है बड़ा छोटा इलाका है, और जिस दौर में आपने यहाँ से सफलता हासिल की और आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, निश्चित रूप से संसाधनों की कमी रही होगी और तमाम समस्याएं आई होंगी। कैसे आपने पूरा सफर तय किया और आज जिस मुकाम पे हैं आप, लोग आपको फॉलो करते हैं, युवा आपसे आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको? आपके सामने ऐसी क्या कठिनाइयां आई, किन कठिनाइयों का आपने सामना किया और आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रदीप पांडे जी। पूरी आपकी अटल संदेश की पूरी टीम ने निश्चित रूप से इस गौरव गाथा के माध्यम से जो पहला एपिसोड जो रिलीज किया है, मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा हूँ इस क्षेत्र में, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। शिक्षा का महत्व और शिक्षा से लगाव परिवार में शुरू से ही मुझे मिला। मेरी माताजी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपढ़ होना और अज्ञानी होना, दोनों में बहुत अंतर है। मेरी माताजी बहुत ज्ञानवान थी, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि पुराने दौर में बच्चियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, इस वजह से वो अपढ़ रह गए। लेकिन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे आदरणीय श्रद्धेय पिताजी न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे इस धनपुरी क्षेत्र के लिए, कोयलांचल क्षेत्र के लिए शिक्षा के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में आज भी जाने जाते हैं। उनसे ही प्रेरणा मिली। माता पिता ने मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान रखा। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे पहले चीफ जस्टिस जो हुए हैं वो माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ही थे। स्कूल से ही मुझे मेरे परम आदरणीय गुरुजी जस्टिस कह के बोलते थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह खड़े हो जाओ, इस प्रश्न का उत्तर देना है, इस प्रश्न के बारे में। तो एक न्यायपालिका की छवि शुरू से ही नाम के साथ मेरी चली और इस क्षेत्र के सभी समाज सेवियों ने, सभी उच्च आदर्शवादियों ने, मैंने उनको अपना आदर्श बनाया और उनसे शिक्षा लेकर के मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। जहां तक बाधाओं की बात है, बाधाएं हर क्षेत्र में आती हैं, लेकिन यदि आपकी नियति और आपका संकल्प बिल्कुल मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, सफलता आपको मिलकर की रहेगी। न्याय सेवा के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं युवा, ऐसे बहुत से युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं,
अमूमन उन्हें सही स्थान नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें सही मार्गदर्शक नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, न्यायिक सेवा का जो क्षेत्र है, सबसे सच्ची सेवा है वो न्यायिक सेवा। आपको मन से भी जज होना पड़ेगा। न्यायिक सेवा का दायित्व जो है वो सिर्फ कानून के साथ साथ आपको अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ेगा न्यायपालिका के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अंतिम उम्मीद होती है न्यायालय। जब व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है तो उसे सिर्फ उम्मीद की किरण दिखती है, वो न्यायपालिका से दिखती है। और आज हम न्यायाधीशों का, अधिवक्ताओं का, विद्वान अधिवक्ताओं का ये परम दायित्व है कि वो इस जो अंतिम व्यक्ति में, अंतिम छोर में जो व्यक्ति है, जो न्याय की आकांक्षा लेकर अदालत तक आता है, उसकी उस आकांक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखें, उसका विश्वास कायम रखें, विश्वास को जीवित रखें। आप एक अच्छे राइटर भी हैं, आप अच्छे कवि भी हैं। हाल ही में 15 अगस्त में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, मुझ तक भी पहुंचा। बड़ा अच्छा लगा देख के, एक अच्छी कविता आपने प्रस्तुत की। तो एक जो जिंदगी का एक न्यायाधीश का जो हिस्सा होता है, जिंदगी का न्यायाधीश के जैसे काम होते हैं, अमूमन लोग जो जानते हैं कि बड़े रिजर्व होते हैं, एक उस व्यक्तित्व से इस व्यक्तित्व पर ढालना अपने आप को, और वो कविता जो निश्चित रूप से बहुत सारे लाखों लोगों ने सुनी, बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने भी सुना। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप सुनाना चाहें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी 4 लाइनें सुना दें, और ये भी बताएं कि आखिर आपके अंदर का ये शौक कैसा है। क्या अमूमन ये शौक रहता नहीं है लोगों को इस तरह से कि जब इस तरह की सेवाओं में आ जाते हैं बड़े रिजर्व रहते हैं वो, उसके बारे में बताएं। देखिए, साहित्य से लगाव मेरा बचपन से ही था। जब मैं अपने शैक्षणिक काल में था तो यहाँ धनपुरी में आस्था साहित्य मंच के नाम से, मैं आज स्वर्गीय कैलाशपति शर्मा जी को भी यहाँ पर याद करना चाहूँगा। उन्होंने हम युवाओं के लिए एक साहित्यिक मंच का गठन किया, हम लोगों को जोड़ा, हम लोगों ने साहित्य से हम जुड़े और अपने आप को साहित्य के साथ लगा करके रखे। मुझे याद है वो क्षण जब शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हुआ तो उसी वर्ष रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था और मैंने सभी साहित्यिक विधाओं में भाग लिया, चाहे वो स्वरचित कविता पाठ हो, गायन हो, तात्कालिक भाषण हो। और उस समय के तत्कालीन जिला जज साहब, शहडोल के जिला एवं सत्र न्यायालय के तत्कालीन जिला जज साहब के हाथों से उस कार्यक्रम जो रजत जयंती समारोह था उसका पुरस्कार वितरण था। तो एक जज साहब के हाथ से मुझे किसी विधा में मैं प्रथम आया, किसी विधा में द्वितीय आया, किसी विधा में तृतीय। और मैं आज याद कर रहा हूँ, मेरे प्रोफेसर साहब अवस्थी जी, उन्होंने मुझे वो गीत सिखाया था। पहले तो मैं उस गीत की 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल। पवन सामने है नहीं गुनगुनाना, पवन सामने है नहीं गुनगुनाना, सुमन ने कहा पर भ्रमर ने न माना, पवन सामने है नहीं गुनगुनाना, पवन सामने है नहीं गुनगुनाना, सुमन ने कहा पर भ्रमर ने न माना, अधूरे प्रणय का कथानक न गाना, हृदय ने कहा पर अधर ने न माना। ये गीत जब मैंने रजत जयंती समारोह में कॉलेज में अपने प्रथम वर्ष में जब गाया तो उस समय आदरणीय मकबूल सूरी सर हुआ करते थे जो युवा उत्सव के कार्यक्रमों को संयोजित करते थे। तो वो मुझे संगीत का जादूगर कह करके जो है वो वहाँ पर से आमंत्रित करते थे कि अब संगीत के जादूगर आ रहे हैं। हमारे प्रोफेसर अनिल उपाध्याय साहब, प्रोफेसर हुसैन साहब
प्रोफेसर जैन साहब, इन सब लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनती गई और हमने इस मुकाम तक जो है यहीं से एलएलबी किया, शासकीय नेहरू महाविद्यालय से ही, और आज इस मुकाम पर आप सब लोगों की दुआओं से ये इस मुकाम हासिल। सर, कविता की बात हुई, अब कविता के साथ प्रेम की भी बात होती है। निश्चित रूप से आप बहुत स्मार्ट भी हैं, तो आप जैसे स्मार्ट पर्सन का एक कॉलेज टाइम, जैसे आज के युवाओं में एक चार्म होता है, क्रेज होता है, तो कोई ऐसा पल जो आपको आज तक याद हो, वो मोहब्बत, वो सफ़र, वो तमाम चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिसको आप जब यहाँ आते हैं, अपने घर की ओर आते हैं, तो आप यहाँ से गुजरते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे यार ये है, जो याद आता होगा, फिर अचानक वो मोमेंट्स याद आ जाते होंगे, वो तमाम लोग याद आ जाते होंगे, वो दौर याद आ जाता होगा। तो ऐसी कोई बात जो आप साझा करने चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, प्रेम और मोहब्बत, ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में विशाल हैं। आज प्रेम या मोहब्बत का स्वरूप चेंज हुआ है। मेरा मानना यह है कि मैंने सबसे मोहब्बत की, मैंने शिक्षा से भी मोहब्बत की, मैंने अपने परिवार से भी मोहब्बत की, मैंने बुजुर्गों से भी मोहब्बत की, मैंने बच्चों से भी मोहब्बत की। तो मेरी मोहब्बत तो पूरे सबके लिए बराबर थी। केवल जैसा मोहब्बत का चलन, जैसा आज लोग मोहब्बत के स्वरूप को दिखाते हैं, मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि उस मोहब्बत को छोड़कर आपसे भी कोई मोहब्बत करता है, आप अपनी मोहब्बत वही नजरें अपने कभी बहन की तरफ देखिए, अपने छोटे भाई की तरफ देखिए, अपने बुजुर्ग माता पिता की ओर देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी कि आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर एक घर में दादा हैं, पिता हैं और पुत्र हैं, तो मेरी तीनों से मोहब्बत थी। पुत्र भी मुझे उतना ही चाहते थे, उनके पिता भी मुझे उतना ही स्नेह देते थे, उनके दादाजी भी उतना ही स्नेह देते थे। तो ये इस बात का सौभाग्य मुझे मिला, और मैं कहता हूं कि सभी लोगों को ऐसी ही मोहब्बत करना चाहिए, और यही मोहब्बत आपको उस मुकाम तक लेकर के जाएगी। बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है सर कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वो महिला पत्नी भी हो सकती है, वो महिला माँ भी हो सकती है, वो महिला बहन के रूप में हो सकती है, वो महिला प्रेमिका भी हो सकती है। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला रही जिससे आप प्रेरित हुए और इस कामयाबी के सफर तक उनका साथ, उनका सहयोग आपको मिला? बिल्कुल, बात पर्सनल है, लेकिन चूंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आप जो कुछ भी बात कहना, जो मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरी पर्सनल बात ही है। इसमें आप देखिए कि जब जन्म हुआ तो सबसे पहला साया जो हमें मिला वो महिला जिसने हमें ब्रह्मांड दिखाया, वो माँ ही है। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि आज भी पिता के न रहने पर भी माँ का साया, माता और पिता दोनों के रूप में मुझे स्नेह मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी जो सफलता है, जो मेरी माँ खुद तो नहीं पढ़ी, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सफलता में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं, और आप सब लोगों की जो है वो स्नेह है, प्रेम है। सर, एक नया दौर चला है, चीज़ें बदली हैं, समाज का स्वरूप बदला है। एक बड़ी बात आती है, चूंकि आप ऐसे सेवा से जुड़े हैं, आपके पास ऐसे तमाम पहलू आज सामने आते होंगे जिन पे बात करने की आज जरूरत है। आप हमारे मंच के माध्यम से यहाँ पर हैं, तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि नशे की ओर युवा नशे की ओर डाइवर्ट हो रहा है। खासतौर पे अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ऐसे अमूमन बहुत ऐसे हमारे सामने चीज़ें आती हैं जहाँ पर नशे के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से नशा होगा उपलब्ध, तभी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। युवाओं का रुझान नशे की तरफ है। इस दिशा में आप क्या कहेंगे कि इस पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? चूंकि सोशल मीडिया भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है, लोग क्राइम कर रहे हैं सोशल मीडिया को देख के, सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम सीख रहे हैं।
और ऐसी कई सिचुएशन आई हैं, ऐसे कई आपके सामने भी ऐसे चर्चे आए होंगे, तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी अपने न्यायिक पालिका। बिल्कुल सही प्रश्न जो है आदरणीय पांडे जी आपने यहाँ पर उठाया, और मैं समझता हूँ कि इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर हम लोगों को लिटरेसी कैंप करके नशा के दुष्प्रभावों के बारे में, नशे से बचने के लिए प्रेरित करने के उपाय बताने के लिए, कानूनी प्रावधान बताने के लिए हम लोग कैंप आयोजित करते हैं। देखिए, नशा, मैं बार बार बोलता हूँ, हर कैंप में जाता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि नशा नाश की जड़ है, पूरा परिवार खत्म होता है। हमने वो दौर देखे कि गरीब व्यक्ति नशे को मजबूरी के रूप में लेता है। आप देखे होंगे कि जब पहले रिक्शों का दौर था कि एक व्यक्ति दो जिंदा व्यक्तियों को, मजबूत व्यक्तियों को रिक्शे में बैठा करके और अपनी ताकत से उसको खींचा जाता है। उसकी ताकत कितनी है आप देख करके उसका अंदाजा लगा लेते हैं। अगर वो नशे को अगर अपने साथ नहीं लेता, उसकी मानसिकता बन गई है कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा तो शायद दो लोगों का वजन मैं खींच नहीं पाऊंगी। अब दौर चेंज हुआ, कहीं ना कहीं लोग मजबूरी से, पल्लेदार को देखिए आप, पल्लेदार के दिमाग में एक मानसिकता बन गई कि जब तक मैं नशा नहीं करूंगा तब तक मैं ये वजन नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन आज देखिए, युवाओं में, अमीर युवाओं में, संपन्न वर्ग में नशा, शौक के कारण नशा होने लगा। तो ये बहुत बड़ी बुराई है। और समाज जब नशे की हालत में जब व्यक्ति होता है तो वो सबका सम्मान छोड़ देता है और धीरे धीरे नशा उसका शरीर छोड़ देता है, शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए नशे से बचना चाहिए। इसके लिए व्यापक कानूनी प्रावधान है और हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। नशे, शराब पी करके गाड़ियां चलाते हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ उनका नुकसान है, बल्कि आप देखिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो नशे से बचना चाहिए। इस माध्यम से मैं अपने विधिक साक्षरता शिविरों के द्वारा उसके माध्यम से किए गए प्रयासों को भी दोहराना चाह रहा हूं। सर, एक सवाल और भी है, लोग नहीं जानते, विधि जागरूकता अभियान चलाया जाता है और अभी हम जैसा सुन रहे हैं कि नेशनल लोक अदालत, तो इसमें किस तरह के प्रकरणों का निपटारा होता है, विधि जागरूकता क्या है, लोगों को इस बारे में भी बताएं, क्योंकि अगर आप ये जानकारी साझा करेंगे हमारे मंच के माध्यम से तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जानकारी होगी जो आम लोगों तक पहुंचेगी और लोग जान पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। और अभी आप ये देखिए कि नेशनल लोक अदालत पूरे वर्ष में 4 बार आयोजित होती है। अभी आगामी 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। आप ये देखिए कि अदालतें तो अपना काम कर रही हैं। नेशनल लोक अदालत जो नाम आता है, ये वास्तव में पक्षकारों के विश्वास की अदालत है। इसमें वही मामले लिए जाते हैं जो राजीनामा योग्य होते हैं। और वास्तव में नेशनल लोक अदालत में या लोक अदालतों में पक्षकार ही अपने मामले के जज होते हैं, क्योंकि मामले का राजीनामा वो दोनों स्वयं बाहर से करके आते हैं। केवल नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उनके आपसी समझौते को, आपसी राजीनामा को एक कानूनी मुहर लगा करके प्रमाणित कर दिया जाता है। आप ये देखिए, नेशनल लोक अदालत का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो ये है कि मुकदमेबाजी का अंत जड़ से होता है। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये चाहेगा कि वो डॉक्टर साहब हमारी ये बीमारी जो है वो जड़ से समाप्त कर दीजिए। कोई मरीज ऐसा आपको मिला है कभी कि जिसने ये डॉक्टर साहब से कहा हो कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दे दीजिए कि 2 महीने भर मैं ठीक रहूं, बाकी भले ही बीमार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जो मामले निपटते हैं ये जड़ से समाप्त होते हैं। इसकी बाद में कोई अपील नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होती। अदालतों से जो मामले निपटते हैं उसमें अपील भी होगी, रिवीजन भी होगी और मामला एक अदालत से जो है वो दूसरी अदालतों में पहुंच जाता है। तो नेशनल लोक अदालत का अपने आप में महत्व है। जो कोर्ट फीस लगती है वो वापस होती है। अभी नेशनल लोक अदालतों में प्री लिटिगेशन के मामले भी आते हैं
बिजली के मामले आएंगे, नगर पालिका के मामले आएंगे, तो उसमें शासन के नियमानुसार 50% या और भी जो निर्धारित दर होते हैं उसमें छूट भी मिलती है। तो आप इस अटल संदेश चैनल के माध्यम से हम नेशनल लोक अदालत जो अभी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी और ये पूरे भारत में आयोजित होगी, और इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत जो 13 दिसंबर को आयोजित होगी। व्यक्ति अफसोस न करें, जिसका मामला 13 सितंबर को नहीं निपटेगा वो 13 दिसंबर को फिर बाद में निपटा सकते हैं। तो इसके लिए भी व्यापक प्रचार प्रसार अभी लोग पहुंचेंगे, सब लोगों को बताया जाएगा और विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करके एक तो कानूनी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और नेशनल लोक अदालतों की तारीखें भी जो है बताई जाती हैं। सर, एक बड़ी बात है कि कानून बन जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का जो कानूनों की जो जानकारी होती है वो निचले स्तर पर लोगों को अमूमन कई बार नहीं होती। तो कानूनों की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जो देखने को नहीं मिलता। लोग अवेयर नहीं होते, उनको ये पता नहीं होता कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ इस तरह की धाराएं लग जाएंगी और उसके नतीजे इस तरह के आएंगे। तो कई बार अनभिज्ञता में भी वो बहुत कुछ ऐसा कर जाता है। अगर उसे जानकारी हो तो उसके अंदर एक भय रहे, एक डर रहे, जिसकी वजह से उससे वो दूरियां बना ले। पांडे जी, आप ये जानिए कि कानून की दृष्टि में विधि की भूल क्षमा नहीं है। तथ्य की भूल अगर कोई है तो वो तो क्षमा योग्य है, लेकिन कानून की भूल का आप सहारा नहीं ले सकते। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी या मैंने पढ़ा नहीं कि किसी की हत्या कर देने से या जान ले लेने से उसे फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए अगर मैं पढ़ लेता तो मैं ये अपराध नहीं करता। क्योंकि कानून जिस दिन लागू होता है उसी दिन ये मान लिया जाता है कि भारत देश में रहने वाले हर नागरिक को उस कानून की जानकारी हो गई। इसीलिए विधिक जागरूकता और ये साक्षरता शिविर जो है वो आयोजित किए जाते हैं, ताकि अभी जैसे देखिए पूरे कानून 3 कानून जो है वो नए कानून आ गए। अब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो कानून की भूल का जो है आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपको जो है वो आगे मतलब लोगों को कानून के बारे में जानना चाहिए और इसके लिए विधि जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, इससे जुड़ना चाहिए। इसीलिए सर, एक जहन में सवाल है, 22 साल की सेवाएं, ऐसा पद जहां पर आपको जजमेंट करने में बहुत सारी परिस्थितियों को देखना पड़ता होगा, कोई ऐसा फैसला जो आपके जहन में आज तक याद हो कि ये फैसला जो है आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया हो जिसे आप भूल ना पा रहे हो? हाँ, एक फैसला देखिए, फैसले तो बहुत से हुए और कई फैसले हैं। पूरी फाइलों का अध्ययन करने के बाद उस नतीजे में पहुंचना, वकील साहब लोगों की दलीलें सुनने के बाद फिर ये लगता है कि कानून की दृष्टि में कि 100 निर्दोष छूट जाएं, 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानूनी दृष्टि से जब तक किसी संदेह का कोई अगर लाभ देने की बात आती है तो वो स्वाभाविक है कि वो अपराधी की ओर आता है। निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो, ऐसी कानूनी व्याख्याएं होती हैं। मेरी जहन में एक फैसला आ रहा है, जब मैं डिंडौरी जिले में पदस्थ था, उसमें एक पिता अपने 8 माह के पुत्र को उसकी गर्दन काट करके अपने घर में रसोई के गड्ढे खोद करके दफना दिया। बिल्कुल सर, हम लोगों ने खबर भी बनाई थी। हाँ जी। और उसमें आप ये देखिए कि उसके पूरे परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी। हाँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ थे वो, और उस व्यक्ति को केवल ये शक था कि ये उसकी संतान नहीं। और माँ 8 महीने तक उस बच्चे को बचाती थी, लेकिन एक दिन जब वो नहाने के लिए नदी की तरफ गई और बच्चा झूले में था तो वो उसको लेकर के कमरे में घुस करके उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया। उसमें जो है वो फैसला हुआ, आजीवन कारावास की सजा हुई। तो वो एक जहन में आती है कि कैसे ये अपराध हुआ होगा। बिल्कुल। तो वो जहन में आता है। फैसले तो और भी बहुत से हुए हैं,
लेकिन इससे कोर्ट के कोई भी फैसले आते हैं, समाज को एक सीख लेनी चाहिए कि जो गलती, जो घटना वहां हुई उसकी पुनरावृत्ति ना। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जब इसका प्रचार जाता है, इसकी जागरूकताएं जब फैलती हैं, तो समाज में एक दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, और वो हो रहा है। सर, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, विधि सेवा से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे युवा जो कुछ बनना चाहते हैं, तब उनके पास संसाधन कम है, वो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं दो पंक्ति इसका जवाब देने के पहले दो पंक्ति सुनाऊंगा कि वास्तविकता हम हार करके कैसे जीतते हैं, क्योंकि आपका नजरिया है। कोई व्यक्ति जीत में हार देखता है अपनी, और कोई व्यक्ति हार में अपनी जीत देखता है। तो दो पंक्तियां आपको मैं ये अर्ज करता हूं। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जो मुझे याद करना नहीं चाहता, मैं भी उसको भुलाना नहीं चाहता। सब खुशी से रहें बस यही ठीक है, खुद में हंस के रुलाना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया। सर, एक सवाल ये है कि जिस सेवा से आप जुड़े, ऐसा होता है कि जैसा लोग समझते भी हैं, हम भी यही समझते हैं कि न्याय सेवा से जुड़े व्यक्ति और जिस पद पर आप हैं, लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, उनका नेचर बड़ा रिजर्व रहता है। आप जबकि ऐसे नहीं हैं, आपका यह गृह क्षेत्र है, आप जब यहाँ आते हैं तो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। आज भी मुझे पता चला कि आप यहाँ एक चिकित्सालय में पहुंचे, डायलिसिस यूनिट लगी है, वहाँ पर जाके मरीजों से आपने मुलाकात की और समस्याओं को दूर करने के तमाम प्रयास करते हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है? क्या इसी क्षेत्र बस में आप ऐसा करते हैं कि या फिर आप जिस क्षेत्र में सेवारत होते हैं वहाँ पर भी आपका जो व्यवहार है वो तरीका यही होता है? अब आपने बिल्कुल सही कहा आदरणीय पांडे जी। देखिए, हम लोग न्यायिक सेवा से हैं, तो सेवा एक शब्द जो है वो तो जुड़ा हुआ ही है। जहां तक बात रिजर्व नेचर की है, तो आपको क्या लगता है मैं रिजर्व नहीं हूं क्या? मैं भी बहुत रिजर्व हूं। लेकिन जब अपने क्षेत्र में आते हैं तो जिन्होंने हमको पढ़ाया, जिनके साथ हम पढ़े, उनके यहाँ अगर कोई परिवार में कुछ सुख दुख का हो जाते हैं तो उसमें हम उसे बांटने की कोशिश करते हैं। आज मैं गया था और डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरी में चली है। एक बड़ी उपलब्धि है। नगर पालिका के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और वहाँ के डॉक्टर साहब लोगों ने पूरी तन्मयता से कार्य किया। वहाँ मरीजों से मिला, मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में, और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस क्षेत्र में मेरी पदस्थापना है अभी, तो वहाँ पर तहसील विधिक सेवा समिति सिविल कोर्ट देपालपुर के तत्वाधान में और श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में हमने बहुत बड़ा मेडिकल कैंप एक आयोजित किया अभी विगत 26 जुलाई को, जिसमें कैंसर की पूरी स्क्रीनिंग अरविंदो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा, उनकी उम्मीदों वाली 4 बसें आई थी और उसमें
भारी बारिश के बावजूद भी हजारों से ऊपर मरीजों ने उस स्वास्थ्य शिविर का, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, आज गरीब के पास यदि आयुष्मान कार्ड है जिसमें वो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकता है, तो उसके साथ सच्चा न्याय ये है कि कम से कम उसे भी अपनी बीमारी के बारे में मालूम हो, और न सिर्फ मालूम हो बल्कि वो उसका सही समय पर उपचार भी करे। तो ये न्याय है, एक मरीज के साथ, उसके साथ क्या उपचार हो रहा है, चिकित्सकों द्वारा क्या उसके साथ दवाइयां दी जा रही हैं, उसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, तो वो जानने की कोशिश होती है। और ये मेरे रग रग में है सेवा, तो वो मैं करता हूँ। और इस क्षेत्र के सभी लोगों का जो है वो, आप सब लोगों का भी सहयोग मिलता है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पुनीत कार्य है ये। और छुट्टियों का, मैं छुट्टी मनाने नहीं आता, छुट्टियों का सदुपयोग होता है घर परिवार के साथ और अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ जो है। देखिए, ये थे हमारे साथ हिदायतुल्लाह खान सर, जिन्होंने विधि विधायी सेवा से, सामाजिक सेवा से जुड़ी तमाम बातें बताई और अपनी जिंदगी के वो तमाम अनछुए पहलुओं से भी हमको रूबरू कराया। उन्होंने वो भी बताया कि कैसे समाज में रह के बेहतर काम किया जा सकता है, समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उस बनने के पीछे किस तरह के गुर हैं जो आज के युवा को सीखने की जरूरत है। नेशनल लोक अदालत से लेकर विधि की जानकारी कैसे हो, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। तो निश्चित रूप से यह बातचीत आप सबके लिए खास बातचीत होगी, जिसके हर एक अंश को आपको सुनना चाहिए।